पूरी एक रेखी की गई थी कि अबू सलीम को इस पार्टी में मारा जाएगा। तो साथ में उस वक्त मैंने भी अबू सलीम से हाथ मिलाया था। संजय दत्त को मारने के लिए अबू सलीम ने शूटर तक भेजे। अबू सलीम यूपी के आजमगढ़ के जिस सरायमीर से, मैं खुद भी उसी सरायमीर का रहने वाला हूँ। या तो वो खुदकुशी कर ले या तो फिर वो अबू सलीम से शादी कर ले। उस बॉलीवुड में एक व्यक्ति ऐसा था जो अंडरवर्ल्ड के खिलाफ हमेशा से लड़ाई करता रहा। अबू सलीम की लव स्टोरी में कई नाम सामने आते हैं, जिसमें जो सबसे पहला नाम आया था, लेकिन अगर आप उन्हें पुलिस तक पहुंचाएंगे तो फिर हमें उन्हें मारना पड़ जाएगा। आमिर खान को भी धमकी देता है, आमिर खान के लिए भी वो शूटर भेजता है, वो गोली चलाता रहा और स्पीकर पर अबू सलीम उसकी मौत की आवाज़, उसकी चीख को सुनकर हंसता रहा। देर के बाद आपकी ऑफिस पे गोली चलेगी, तब आप मान लेना कि मैं अबू सलीम हूँ। शेर मेहदी एक पंजाबी सिंगर जिनके ऊपर 2000 में ये गोली चलवाता है। अबू सलीम के कुछ काम ऐसे जो दाऊद को नहीं पसंद पड़े। कहते हैं कि 3 मरतबा वो संजय दत्त से गले मिलता है। गुजरात से जो हथियार की एक खेप थी, वो खुद अबू सलीम गाड़ी से उस खेप को मुंबई लेकर आता है। आज की ये कहानी है अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम की। क्या अबू सलीम जेल से छूटने वाला है? और अगर वो जेल से छूट जाता है तो क्या वो आगे भारत में रहेगा या फिर पुर्तगाल चला जाएगा? और अगर वो भारत में रहता है तो क्या उसकी जान को कोई खतरा है? एक मैकेनिक जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाता है, किस तरह से उसकी जर्नी शुरू होती है एक गैंगस्टर बनने तक, किस तरह वो बॉलीवुड में अपना दबदबा कायम करता है, किन किन सेलिब्रिटीज़ को वो धमकाता है, किन पे गोलियां चलवाता है, और किस तरीके से उसकी एक लव स्टोरी चलती है। ये सारी चीज़ें इस कहानी में। असल में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, जहाँ एक कस्बा है सरायमीर, ये इसी सरायमीर का रहने वाला था। इसके बाप एक वकील थे, एक वकील जो कि डेली रूटीन के हिसाब से वो कोर्ट जाते और वापस फिर अपनी कमाई, जो भी उनकी कमाई होती, वो कमाई लेकर घर आते और उसी पैसे से पूरे घर का खर्च चलता। लेकिन एक एक्सीडेंट होता है जिसमें अबू सलीम के पिता का देहांत हो जाता है। अब उसके बाद अबू सलीम के घर में अबू सलीम का बड़ा भाई भी था, उसकी बहनें भी थी और ख़ुद अबू सलीम। ये इनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। अबू सलीम अपने घर को छोड़ता है और सरायमीर के ही एक इलाके में एक स्टेशन रोड, जहाँ पर एक मैकेनिक क्या वो बाइक बनाना सीखता है। कुछ दिन वो बाइक बनाना सीखता है, वो मैकेनिक बन जाता है। फिर वो उसी सरायमीर में एक खुद की मैकेनिक शॉप खोलता है। वहाँ पर कुछ दिन तक वो अपनी दुकान चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उतनी आमदनी नहीं होती जितनी उसे चाहिए थी। अब वो और पैसा कमाने के लिए वो सरायमीर छोड़कर दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में जाता है, वहाँ पर टैक्सी चलाता है, फिर उसके बाद दूसरा कोई काम करता है, किसी दुकान पे लगता है, वहाँ पर खुद की बाइक मैकेनिक की दुकान खोलता है। लेकिन वहाँ से भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसकी दुकान नहीं चलती और उसे जितना पैसा कमाना था वो नहीं कमा पाता। वहाँ पर स्ट्रगल करने के बाद फिर वो जाता है मुंबई। 1985-87 के करीब वो मुंबई जाता है और मुंबई जाने के बाद फिर वहाँ पर वो अलग अलग दुकान पे काम करता है। वो टेलीफोन बूथ पर काम करता है, बाइक मैकेनिक की दुकान पे काम करता है। इस तरह से वो अलग अलग पेशे में जाता है। इसी बीच एक मॉल में उसकी नौकरी लग जाती है, जहाँ पर वो चश्मा वगैरह कॉस्मेटिक के जो सामान होते वो उस मॉल में उसकी दुकान होती, वो वहाँ पर बेचा करता। धीरे धीरे फिर वो कंस्ट्रक्शन के काम में जाने लगा, ठेकेदारी करने लगा, वो अलग अलग बिल्डिंग्स का ठेका लेता। इसी तरह का वो काम करता रहता मुंबई में। इसी बीच जिस मॉल में वो काम करता था, जिस मॉल में उसकी दुकान थी, उसी मॉल में कुछ गैंगस्टर का आना जाना होता था। सामान खरीदने के लिए उनका आना जाना जब होता तो धीरे धीरे उनसे इनकी पहचान होती है। पहचान फिर दोस्ती में बदलती है। उसी में एक व्यक्ति जिसका नाम अजीज़ होता है, अजीज़ भाई से अबू सलीम की मुलाकात होती, इनके बीच दोस्ती होती। अजीज़ जो था वो डी कंपनी का मेंबर था। धीरे धीरे दोस्ती होने लगी। अजीज़ ने इसको स्मगलिंग के कुछ काम में लगा दिया। अबू सलीम को सोने चांदी और इस तरीके से जो भी स्मगल करने वाले सामान होते
उसकी शुरुआत करने के लिए छोटा कॉन्ट्रैक्ट देता है। धीरे धीरे ये उस काम में अपना पैर जमा लेता है। उस इलाके में भिवंडी, बोरीवली, साकीना का, ये अलग अलग जगह पर इसको स्मगल करता। धीरे धीरे उस लाइन में इसकी पहचान हो जाती। अब ये लोगों से माल अच्छे रेट में उठाता और उसको सप्लाई करता। जब इसका काम अच्छा चलने लगा तो इसी बीच अजीज़ के ज़रिए इसकी मुलाकात हो जाती है दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम से। अनीस इब्राहिम से जब इसकी मुलाकात होती है तो इसका कॉन्टैक्ट और बढ़ा दिया जाता है। अब ये और सामान स्मगल करता है, सोने चांदी, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट इसको मिलने लगे। धीरे धीरे उस फील्ड में इसकी एक अलग पहचान बन गई। अनीस इब्राहिम से कॉन्टैक्ट के समय इसका कोई भी राब्ता दाऊद इब्राहिम से नहीं था। दाऊद इब्राहिम तक अब ये नहीं पहुंचा था, लेकिन काम में इसकी इतनी शार्पनेस थी, इतनी काबिलियत से ये 2 नंबर का काम करता था, जिसे देखते हुए इसकी पहचान धीरे धीरे बढ़ने लगी और अनीस इब्राहिम ने इसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से करा दी। अब ये दाऊद इब्राहिम के ज़रिए काम लेता और वो इधर उधर माल सप्लाई करता। धीरे धीरे इसके काम को देखते हुए दाऊद इब्राहिम भी काफ़ी खुश होते हैं और इससे उनका रिश्ता थोड़ा मजबूत होने लगता है। इसी बीच कुछ वक्त गुजरता है। दाऊद इब्राहिम और बाकी के जो गैंग मेंबर होते हैं, ये लोग अबू सलीम को दाऊद के करीब देखते तो उन्हें जलन होती, जिनमें छोटा शकील भी था। कहने में ये भी आता है कि छोटा शकील ने अबू सलीम के ख़िलाफ़ दाऊद इब्राहिम को भड़काया भी था, कानाफूसी की थी। और ये भी कहा जाता है कि अबू सलीम ने कुछ हिसाब किताब में गड़बड़ करने लगा, जिसकी वजह से दाऊद की नज़र से वो गिरने लगा था। अब धीरे धीरे इनके बीच रिश्ता ख़राब होने लगता है। लेकिन दाऊद और अबू सलीम के रिश्ते ख़राब होने से पहले की जो कुछ कहानी थी, उसमें यह भी कि 93 में जो बम ब्लास्ट हुए उसमें अबू सलीम का भी हाथ बताया जाता है और उस मामले में उसे उम्र कैद की सज़ा भी दी गई। 93 के बम ब्लास्ट में अबू सलीम के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो साजिश रचने का इल्ज़ाम है और कहा जाता है कि गुजरात से जो हथियार की एक खेप थी, वो खुद अबू सलीम गाड़ी से उस खेप को मुंबई लेकर आता है। इसी दौरान 2000 में जब बाबरी मस्जिद को लेकर जो दंगा हुआ मुंबई में, उस वक्त संजय दत्त को जान का खतरा, कुछ धमकी संजय दत्त को मिलती है और उसके बाद अनीस इब्राहिम के ज़रिए अबू सलीम को ये ऑर्डर मिलता है कि संजय बाबा तक कुछ हथियार पहुंचा दिया जाए। वो हथियार का नाम नहीं लेता, लेकिन इससे अबू सलीम समझ जाता है। उसके बाद अबू सलीम गाड़ी में कुछ हथियार रखता है और संजय दत्त के घर पहुंच जाता है। अब उसके बाद संजय दत्त को वो जैसे ही मिलता है, कहते हैं कि 3 मरतबा वो संजय दत्त से गले मिलता है। उसकी वजह ये थी कि ये खुद एक बॉलीवुड का हीरो बनने आया था, ये फिल्म का हीरो बनना चाहता था। इसकी पर्सनालिटी भी एक चॉकलेटी हीरो की तरह से थी, लेकिन ये बन नहीं पाया, जबकि इसकी एक फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई थी, निर्मोही नाम की। अब यहाँ पर संजय दत्त को वो हथियार देता है। संजय दत्त ने 1 हथियार मांगा था, लेकिन अबू सलीम उस तक 5 से 6 हथियार लेकर पहुंच जाता है। लेकिन संजय दत्त 1 हथियार अपने पास रखते हैं, जिस मामले में उन्हें आगे जाकर सज़ा भी हुई थी। अब बाकी के हथियार को संजय दत्त ने वापस कर दिया, जबकि यहाँ पर अबू सलीम और संजय दत्त की एक बॉन्डिंग भी दिखाई गई। लेकिन आगे कुछ ऐसा भी होता है, जब संजय दत्त को अबू सलीम ने मारने की कोशिश की। संजय दत्त को मारने के लिए अबू सलीम ने शूटर तक भेजे और उसके बाद फिर संजय दत्त जिस होटल में थे, उस होटल से लगभग 24 घंटे तक बाहर नहीं निकलते। उसके बाद फिर अबू सलीम का एक ख़ास बंदे के ज़रिए अबू सलीम से संजय दत्त कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद माफ़ी मांगते हैं और माफ़ी मांगने के बाद फिर वो संजय दत्त को छोड़ देता है। और इसकी वजह ये थी कि संजय दत्त ने एक पार्टी रखी थी, जिस पार्टी में अबू सलीम को भी बुलाया गया था। लेकिन इसी बीच एक खबर ये भी आती है कि संजय दत्त ने अबू सलीम की जो अपोजिशन में थे, जो अपोजिशन के अंडरवर्ल्ड थे, उन्हें भी वो बुलाया था और पूरी एक रेखी की गई थी कि अबू सलीम को इस पार्टी में मारा जाएगा। जैसे ही ये बात अबू सलीम को पता चलती है, अबू सलीम ने संजय दत्त को मारने के लिए शूटर भेज दी। उसके बाद जब संजय दत्त ने माफ़ी मांगा, तब जाकर अबू सलीम संजय दत्त को छोड़ देता है। अब यहाँ पर संजय दत्त को जब ये हथियार पहुँचा देता है, उसके बाद फिर ये वापस आता है। फिर इसी बीच दाऊद इब्राहिम अपना जो अंडरवर्ल्ड का बिजनेस था, डी कंपनी का,
वो सारा काम अब दुबई से संभालने लगा। दाऊद इब्राहिम अब अपने आप को दुबई में सेटल कर लेता है। सारा बिजनेस मुंबई का और बाकी जगह का वो दुबई से बैठ कर देखता है। इस बीच अबू सलीम भी दुबई जाता है, लेकिन छोटा शकील ने जब अबू सलीम के बारे में दाऊद इब्राहिम को भड़काया, और या फिर ये कह लीजिए कि अबू सलीम के कुछ काम ऐसे जो दाऊद को नहीं पसंद पड़े, उसके बाद फिर दाऊद और अबू सलीम के बीच रिश्ता अच्छा नहीं रहा। अब ये देखते हुए, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का दुबई में भी पूरा एक दबदबा था, उसके बाद फिर अबू सलीम डी कंपनी छोड़ देता है और वो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। अब इसी बीच जब वो मुंबई में था तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसकी उम्र 17 साल होती है, जिसका नाम समीरा जुमानी था। समीरा जुमानी एक 17 साल की लड़की थी, नाबालिग थी। वो कॉलेज जाती तो अबू सलीम उसका पीछा करता। उसके बाद इनकी मुलाकात होती, मुलाकात फिर प्यार में बदलती, और उसके बाद अब ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे और इनकी शादी भी हो जाती। और शादी करने के बाद जब अबू सलीम ने दुबई छोड़ा, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद फिर वो अलग अलग जगह पर जाता, वो पुर्तगाल जाता और वहाँ पर रहता। इस तरीके से वो अलग अलग देश में रहता। इसी बीच कहा जाता है कि यूएस में समीरा जुमानी और अबू सलीम कुछ वक्त गुजारते हैं। वहाँ पर समीरा जुमानी का अभी भी पेट्रोल पंप है, कुछ थिएटर्स हैं और अलग अलग बिजनेस भी अभी भी मौजूद है, जो कि समीरा जुमानी खुद देखती है। लेकिन उसके बाद फिर समीरा जुमानी और अबू सलीम के बीच डाइवोर्स हो जाता है, और वो क्योंकि उसे पता था कि अंडरवर्ल्ड में क्या करना होता है, किस तरीके से बॉलीवुड को धमकाना होता है, बिजनेसमैन से पैसे निकालने होते हैं, वो सारी चीज़ की ट्रिक उसके पास मौजूद थी। उसके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस था। वो वापस आता है मुंबई, और अब वो डी कंपनी से हट चुका था। अब वो अपना दबदबा कायम करना चाहता है, जिसके लिए उसने धीरे धीरे बॉलीवुड के लोगों को धमकी दी, लोगों से पैसे मांगे। पैसा जो दे देता उसको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो पैसा नहीं देता उसके खिलाफ अबू सलीम काफ़ी सख्त हो जाया करता था। इसमें कई कहानी, बॉलीवुड को धमकाने में, बॉलीवुड को डराने में अबू सलीम ने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन, एक बिल्डर जिसका नाम प्रदीप जैन होता है। प्रदीप जैन जो कि एक बिल्डर थे, अबू सलीम ने इसको फ़ोन किया और फ़ोन करके वो पैसे की डिमांड किया, लेकिन प्रदीप जैन ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और उसकी धमकी को सीरियस नहीं लिया, जिसके बाद अबू सलीम को ये बात खल जाती है। अबू सलीम को इस बात का गम नहीं होता कि उसने पैसे नहीं दिए, लेकिन उसे ये गम था कि उसने अबू सलीम को पैसे क्यों नहीं दिए, जिसकी वजह से वो शूटर भेजता है और उसके बाद फिर प्रदीप जैन के ऊपर गोली चलवाता है। कहा जाता है कि जब भी वो फ़ोन करके लोगों से पैसे या फिर लोगों से कोई डिमांड करता है तो वो अपना नाम कैप्टन बताता है और कहीं कहीं अरसलान भी बताता है। अरसलान बताता, कहता है कि मैं अबू सलीम का पीए अरसलान बोल रहा हूँ, जबकि होता वही था। इस तरीके से जब वो अपने शूटर को भेजता है और प्रदीप जैन पर गोली चलवाता है, तो वो अपने शूटर से कहता है कि तुम मोबाइल का जो स्पीकर होगा वो ऑन रखना, मुझे उसकी चीख सुननी। और शूटर ने भी वैसा ही किया, वो गोली चलाता रहा और स्पीकर पर अबू सलीम उसकी मौत की आवाज़, उसकी चीख को सुनकर हंसता रहा। इस तरह से वो जब उसे मार देता है, फिर उसकी तिरही जब होती है, तिरही के वक्त वो उसकी पत्नी यानी प्रदीप जैन की पत्नी को कॉल करता है और खुद बताता है कि कैप्टन बोल रहा है, और उसके बाद हंसता है और कहता है कि अगर ये पैसा दे दिया होता तो इसकी जान नहीं जाती। फिर वो हंसता है और उसके बाद कहता है कि अपने देवर से कह दो कि वो मुझ तक पैसे पहुंचा दे, वरना एक एक कर सबका यही हाल होगा। फिर ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन, जब उनकी एक फिल्म सुपरहिट जाती है तो वो उन्हें कॉल करता है और उन्हें कॉल करने के बाद उनसे भी पैसे की डिमांड करता है। जब वो भी पैसे नहीं देते तो उनके ऊपर भी गोली चलवाई जाती है, लेकिन वो बच जाते हैं। इस तरह से दिलेर मेहदी एक पंजाबी सिंगर, जिनके ऊपर 2000 में ये गोली चलवाता है। और कहा जाता है कि दिलेर मेहदी ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो पहले ऑफिस में आता है, वो पैसे की डिमांड करता है, वो कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम अबू सलीम हो। तो कहता है ठीक, कुछ देर के बाद आपकी ऑफिस पे गोली चलेगी, तब आप मान लेना कि मैं अबू सलीम हूँ। और इस तरह से दिलेर मेहदी की ऑफिस पे लगभग 1 घंटे के बाद अबू सलीम के आदमियों ने गोली चलाई, जिसके बाद फिर वो दिलेर मेहदी को कॉल करता है
और कॉल करके बताता है कि मैं अबू सलीम। तो फिर दिलेर मेहदी इस बात को मान जाते हैं। फिर कुछ ही देर में दिलेर मेहदी के ऑफिस में पुलिस वाले पहुंचते हैं, जिसके बाद फिर उन्हें 7-7 पुलिस वाले अलग अलग स्टेट के यानी 14 पुलिस वाले उन्हें मुहैया कराए जाते हैं और वो लगातार 1 साल तक उनकी सिक्योरिटी में लगे रहते हैं। बाकी उनके घर में 17 सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाते हैं। इस तरह से वो बॉलीवुड में अपना दबदबा कायम रखता है। इसी बीच वो आमिर खान को भी धमकी देता है, आमिर खान के लिए भी वो शूटर भेजता है। इसी में जो सबसे बड़ा कत्ल हुआ, सबसे बड़ा मर्डर अबू सलीम के हाथों यानी उसके ऑर्डर पर हुआ, वो था टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार हत्याकांड। गुलशन कुमार की हत्या नहीं होती, लेकिन अगर उसकी बात को, अबू सलीम की बात को वो थोड़ा सीरियस ले लेते। अबू सलीम ने गुलशन कुमार को कई मरतबा उनसे म्यूज़िक का फेवर लिया, यानी किसी गाने को लॉन्च करने के लिए, किसी हीरोइन को चांस देने के लिए। इस तरीके से कई मरतबा वो टी सीरीज़ से फ़ायदा उठाता है। टी सीरीज़ आज भी यूट्यूब का हाईएस्ट सब्सक्राइबर चैनल है, यानी जिसके पास अभी तक सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है वो टी सीरीज़ है। कई म्यूज़िक एल्बम्स ये निकालता है, अलग अलग फील्ड के गाने से ये एक्टिव है। इस तरह से टी सीरीज़ के मालिक गुलशन कुमार को अबू सलीम कॉल करता है और कॉल कर वो पैसे की डिमांड करता है। और पैसे की डिमांड अबू सलीम जितनी कर रहा था, गुलशन कुमार का ये जवाब था कि मैं इतना पैसा तुम्हें क्यों दूँ, जितना पैसा तुमने मांगा है इतना पैसा तो मैं जिस मंदिर में जाता हूँ वहाँ पर अनाथों को दे देता हूँ, तो मैं तुम्हें ये पैसा क्यों दूँ। ये बात अबू सलीम को खल जाती है। कहा जाता है कि वो पर डे के 5 लाख रुपया गुलशन कुमार से डिमांड कर रहा था। ये बात उसे खलती। फिर अबू सलीम अपने शूटर को भेजता है। गुलशन कुमार मंदिर से निकल रहे थे, इसी बीच उनके ऊपर फायरिंग होती और गुलशन कुमार की मौत हो जाती। इस तरह से वो बॉलीवुड में एक एक कर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को धमकाता रहा, कत्ल करता रहा। वो दुबई में एक कॉन्सर्ट को भी ऑर्गेनाइज करने लगा, यानी सेलिब्रिटीज़ को बुलाता, वहाँ पर प्रोग्राम होता, वो सारी चीज़ इसकी कंपनी करने लगी थी। इसी बीच उसकी मुलाकात मोनिका बेदी से होती है। मोनिका बेदी और अबू सलीम, इन दोनों के बीच दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलती है, फिर ये दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन बॉलीवुड में जो ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को धमकाता था, इसी बीच उस बॉलीवुड में एक व्यक्ति ऐसा था जो अंडरवर्ल्ड के खिलाफ हमेशा से लड़ाई करता रहा, और वो सेलिब्रिटी था महेश भट्ट। महेश भट्ट ने अलग अलग समय पर 3 अलग अलग प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और अंडरवर्ल्ड की शिकायत की। और वो शिकायत करता है कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड की काफ़ी पकड़ हो चुकी है, अब ये दलदल बन रहा है, आए दिन कोई ना कोई कांड हो रहा है। ख़ास करके उसका मामला अबू सलीम से था। वो इस तरीके से अलग अलग प्राइम मिनिस्टर से शिकायत करता है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इस बात को इस बात से टाल देते कि वो इसे स्टेट मैटर बताकर नज़रअंदाज कर देते। लेकिन वो इस लड़ाई को आगे लड़ता गया। जब भी किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को अबू सलीम की तरफ से धमकी मिलती तो महेश भट्ट उसे पुलिस तक भेजते, सोर्स लगाते और उसके बाद उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाने का काम करवाते। इसी बीच जब कुछ सेलिब्रिटी को धमकी मिली थी तो उस बीच वो महेश भट्ट से कांटेक्ट करते हैं, महेश भट्ट उसे पुलिस तक पहुंचाते हैं। तो इसी बीच अबू सलीम ने महेश भट्ट को कॉल किया और कॉल करके उनसे कहा कि आप लोगों को पुलिस तक क्यों भेज रहे हैं। तो महेश भट्ट ने कहा, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि मेरी माँ ने एक बात मुझे बचपन में सिखाई थी कि जब भी पड़ोस में अगर कोई डाकू आता है तो पड़ोस में डाकू से भिड़ने से पहले पुलिस को कॉल करो। ये बात सुनकर अबू सलीम हंसता है और उसके बाद फिर महेश भट्ट से वो कहता है कि आप अपनी बिरादरी के लोगों को, यानी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पुलिस तक ना भेजें, आप खुद मुझसे कॉल करके उनका फेवर मांग सकते हैं, मैं इसमें आपकी पूरी मदद करूंगा। लेकिन अगर आप उन्हें पुलिस तक पहुंचाएंगे तो फिर हमें उन्हें मारना पड़ जाएगा। उसकी वजह ये होगी कि वो हमारे लिए फिर नासूर बन जाएगा। ये बात महेश भट्ट सुन के हंसते हैं, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी मरतबा महेश भट्ट इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते नजर आए थे। इस तरीके से जब अबू सलीम बॉलीवुड में अपना पूरा दबदबा कायम कर लेता है, फिर वो जब 93 का बम ब्लास्ट होता है, उसके बाद वो मोस्ट वांटेड में लिस्ट में आ जाता है, पुलिस उसे ढूंढने लगती है।
वो फिर चला जाता है ऑस्ट्रेलिया से पुर्तगाल। पुर्तगाल जाता है, वहाँ की नेशनलिटी लेता है और वहाँ मोनिका बेदी और वो दोनों वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर कुछ वक्त अपने साथ गुजारते हैं। इसी बीच 2001 में 9/11 का जब मामला आता है तो इस बीच FBI काफ़ी सतर्क हो जाती है। जो भी पैसे का ट्रांजैक्शन इधर उधर हुआ करता है FBI चौकन्ना हो जाती है। इसी बीच अबू सलीम का बिजनेस मुंबई में अभी भी चल रहा था, वो पुर्तगाल में बैठा था और वहाँ से फंडिंग करता रहता। जैसे इस फंडिंग के बारे में पुर्तगाल में बैठे अबू सलीम के बारे में FBI की टीम को पता चलता है, वो भारत की टीम से कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर वो अबू सलीम का पता बताते हैं कि वो पुर्तगाल में। एक बात ये भी, दूसरा नज़रिया, दूसरी बात ये कि बताया जाता है कि दाऊद के कुछ आदमियों ने और ख़ुद दाऊद ने ये पुलिस को टिप दी थी कि अबू सलीम पुर्तगाल में बैठा है। तीसरा तर्क ये कि मोनिका बेदी ने अबू सलीम को धोखा दिया था, जिसकी वजह से मोनिका बेदी पुलिस तक पहुंचती और पुलिस के जरिए वो अबू सलीम का पता बता देती। उसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि पुलिस ने जब पुर्तगाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया 2002 में अबू सलीम पुर्तगाल में गिरफ्तार होता है और 3 साल लग जाते हैं अबू सलीम को भारत लाते हुए। उसका केस चलता है, भारत को ये बताना होता है कि आखिर आप किस मामले में अबू सलीम को हमसे ले रहे हैं, किस मामले में आप अबू सलीम को भारत लेकर जा रहे हैं, वो लिस्ट देना होता है। मोनिका बेदी को भी गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन मोनिका बेदी अपने इस बात से पल्ले को झाड़ लेते हैं कि वो अबू सलीम की पत्नी, अबू सलीम से उसने शादी नहीं किया। अब अबू सलीम को भारत लाने के लिए भारत ने टोटल 8 केस बताए, जबकि उसके ऊपर टोटल 52 केस चल रहे थे, लेकिन भारत ने सिर्फ 8 केस मामले उस पर दर्ज करवाए कि इस मामले में हम भारत उसे लेकर आ रहे हैं। पुर्तगाल उसे चेक करता है और इस 8 केस में गुलशन कुमार मर्डर केस नहीं था। उसकी वजह ये थी कि जब गुलशन कुमार की हत्या हुई थी उस वक्त श्रवण गैंग के नदीम को भी इसी केस में तलब किया गया, जो कि लंदन में जाके रहने लगा था, लेकिन वो केस भारत हार गया था। फिर उसके बाद इकबाल मिर्ची को इसी मामले में तलब किया गया, लेकिन वो केस में भी भारत हार जाता है। इकबाल मिर्ची का भी इस केस से कोई लेना देना नहीं होता। अब अगर पुर्तगाल को ये कहा जाता कि गुलशन कुमार हत्या केस में हम अबू सलीम को ले रहे हैं, तो उनका जो वकील है वो हमें लंदन वाले केस जो कि हम हार चुके थे उसका तर्क देकर, उसकी मिसाल देकर ये कहते हैं देखिए कि इसने नदीम को भी इसी मामले में गिरफ्तार करने को कहा और ये हार गए, इसी तरीके से अबू सलीम को भी भारत ले जाना चाह रहे हैं। तो इसलिए भारत सरकार ने गुलशन कुमार हत्या केस के मामले में अबू सलीम को तलब नहीं किया। जो 8 केस थे उस 8 केस में 3 फर्जी पासपोर्ट के मामले थे, एक जो प्रदीप जैन हत्याकांड था उसके मामले में जिसमें अबू सलीम को उम्र कैद हो चुकी है, और 93 के बम ब्लास्ट मामले में भी अबू सलीम को उम्र कैद हो चुकी है, उस मामले में भी अबू सलीम को तलब किया गया था। और बाकी कुछ केसेस जो कि एक्सटॉर्शन के थे उसमें भी अबू सलीम को तलब किया जा रहा था। अब पुर्तगाल की टीम तैयार हो जाती है कि वो अबू सलीम को भारत लौटाएगी, लेकिन कुछ शर्त पे। वो शर्त ये थी कि पुर्तगाल में जो हाईएस्ट सज़ा है, यानी सबसे ज़्यादा जो सज़ा है किसी भी केस में, किसी भी मामले में, वो थी 25 साल। यानी वहाँ पे कोई फांसी की सज़ा नहीं और कोई ताउम्र की सज़ा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल। 25 साल की सज़ा की शर्त पुर्तगाल रखता है कि आप इसे मौत की सज़ा नहीं दे सकते और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 25 साल अपनी जेल में रख सकते हैं, उसके बाद आपको इसे छोड़ना पड़ेगा। और तीसरी शर्त ये कि आप इन 8 केस के अलावा इसके ऊपर कोई नवा केस नहीं लगाएंगे और कोई ऐसा केस नहीं जिसकी वजह से इसकी फांसी की सज़ा। ये सारी चीज़ों पर उस वक्त के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने साइन कर दिया था। उन्होंने इस शर्त को मान लिया था जिसकी बिना पर अबू सलीम को भारत लाया गया। और भारत लाने के बाद फिर इसका केस भारत की अदालत में चलता है और फर्जी पासपोर्ट के मामले में इसकी सुनवाई चलती रहती है। अब मामला ये होता है कि इसको उम्र कैद की सज़ा तो दे दी गई, लेकिन उम्र कैद की सज़ा का मतलब वो ताउम्र जेल में, ये मामला समझ में नहीं आया। दूसरी चीज़ ये कि 25 साल से ज़्यादा आप उसको जेल में रख नहीं सकते, तो 25 साल की सज़ा ना देकर उम्र कैद की सज़ा दी गई, तो क्या अबू सलीम आगे जाकर छूट जाएगा? तो उसका जवाब है कि हाँ, वो छूट जाएगा। वो उसका जब 25 साल उसकी सज़ा को हो जाएगा तो उसे अदालत को छोड़ना है। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब 25 साल होगा
तो फिर हमारे पास कई ऐसे लॉ हैं जिस लॉ का तर्क देकर अबू सलीम को छोड़ा जा सकता है। और इस बीच मामला ये कि 25 साल उसका पूरा कब हो रहा है, तो जो पुर्तगाल में उसने 3 साल गुजारे, यानी 2002 में वो गिरफ्तार हुआ और 2005 में उसे भारत लाया गया। भारत की अदालत उन 3 साल को अपनी 25 साल की सज़ा में नहीं जोड़ती। वो कहते हैं कि ये भारत के कानून के हिसाब से सज़ा नहीं थी। अब उसके बाद फिर जो अबू सलीम है उसकी टीम का ये मानना है कि ये जो 3 साल उसने पुर्तगाल में गुजारे वो भी सज़ा है और उसको जोड़कर 25 साल जोड़ा जाएगा। और इसके लिए वो पुर्तगाल की अपनी टीम को भी कांटेक्ट करेगा। ये सारे मामले अभी तक अदालत में चलते हैं और इस बीच अदालत का यही कहना था कि 2030 में, यानी जो भारत का 25 साल होगा, भारत में उसको कैद हुए 25 साल होगा, उस हिसाब से इसे 25 साल सज़ा देने के बाद छोड़ा जा सकता है। लेकिन अबू सलीम कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि वो पुर्तगाल की अपनी टीम को यहाँ पर केस लड़ने के लिए बुलाएगा और उसके बाद वो 3 साल पहले, यानी 3 साल जो उसने पुर्तगाल में गुजारे, वो सज़ा को अपनी 25 साल की सज़ा में ऐड करवाएगा और उससे पहले भी वो छूट सकता है। अब सवाल ये है कि अगर वो छूटता है तो क्या वो भारत में रहेगा, और अगर भारत में रहेगा तो क्या भारत में उसकी जान को कोई खतरा नहीं? तो इसका जवाब ये कि अगर वो छूटता है तो 90% चांस ये कि वो भारत में नहीं रहेगा। उसकी वजह ये कि बीच में हाल ही में, अभी कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले आप कह लीजिए, तलौजा जेल जहां पर ये रहता है उस जेल से इसका ट्रांसफर नासिक जेल में किया जा रहा था, जिसके खिलाफ इसने अदालत में ये बात कही कि उसकी जान को खतरा है, क्योंकि नासिक जेल में उसके जो विरोधी हैं, विरोधी गैंग के वो लोग हैं और उसे मारने की पूरी प्लानिंग की जा रही है। इस वजह से वो उस जेल में नहीं जाना चाहता और अभी भी वो उसी जेल में, तलौजा की जेल में। तो जब वो छूटेगा तो वो भारत में भी नहीं रहेगा, क्योंकि भारत में अगर वो रहेगा तो उसकी गैंग, यानी जो अपोजिशन की गैंग है, उससे उसको हमेशा खतरा रहेगा। अब आती है अबू सलीम की लव स्टोरी की बात। अबू सलीम की लव स्टोरी में कई नाम सामने आते हैं, जिसमें जो सबसे पहला नाम आया था वो समीरा जुमानी का, जिसके साथ अबू सलीम शादी करता है, फिर उसका डाइवोर्स भी हो जाता है। उसके बाद फिर मोनिका बेदी के साथ शादी का मामला आता है। मोनिका बेदी उसके साथ शादी करती है, लेकिन जब अबू सलीम पकड़ा जाता है, मोनिका बेदी भी पकड़ी जाती है, तो उसके बाद मोनिका बेदी अपने पल्ले को झाड़ लेती है और ये कहती है कि उसने अबू सलीम के साथ शादी नहीं की। फिर एक तीसरा नाम आता है, जिस नाम में नाम को हाईलाइट नहीं किया जाता, लेकिन उसके साथ एक स्टोरी जोड़ी जाती है। वो स्टोरी ये होती है कि अबू सलीम ने ट्रेन में शादी कर लिया। इस कहानी में कहाँ तक सच्चाई है, उसकी एक अलग कहानी कुछ ऐसी है कि कहा जाता है कि अबू सलीम, जब उसकी माँ का देहांत होता है, उसकी माँ का इंतकाल होता है, तो कुछ दिन के बाद अबू सलीम मुंबई से अपने घर आजमगढ़ के सराय मीर में आता है और सराय मीर में आने के बाद उसके साथ एक लड़की होती है और वो लड़की के साथ फिर जाते वक्त ट्रेन में शादी कर लेता है। इस कहानी में सच्चाई कितनी, उस सच्चाई का कुछ गवाह शायद मैं भी बन सकता हूँ। उसकी वजह ये कि अबू सलीम यूपी के आजमगढ़ के जिस सराय मीर से, मैं खुद भी उसी सराय मीर का रहने वाला हूँ, और जिस वक्त उसकी माँ के देहांत के बाद अबू सलीम अपने घर आता है, उस वक्त वहाँ के लोग अंडरवर्ल्ड डॉन नाम सुन के, क्योंकि बचपना था, डॉन नाम सुन के लोगों को एक दूसरी छवि नज़र आती, जो कि इसमें कुछ हाथ बॉलीवुड का भी, कि जो हीरो होते हैं उन्हें डॉन का दर्जा दिया जाता है, उसे पॉजिटिव वे में दर्शाया जाता है। यही वजह सरायमीर के लोगों की भी। डॉन नाम सुना गया, उस वक्त मैं भी थोड़ा कम उम्र का था। मैं जाता हूँ, बाकी की वहाँ की जो पब्लिक होती सरायमीर की, वो भी उसके घर में। अबू सलीम अपने घर में रहता है, जो फर्स्ट फ्लोर होता है उसका, उसके एक कमरे में वो अंदर जो भी उनके ख़ास होते उनके साथ बैठता, बात करता। बाहर दरवाजे पे एक सिपाही, बल्कि मुझे तो उस सिपाही का नाम भी याद है, वो सिपाही खड़ा होता और किसी को अंदर बाहर आने जाने की इजाज़त नहीं होती। उस वक्त मैं, जो कि छोटा था, अबू सलीम उस कमरे से लोगों से मिलने के लिए कभी कभी बाहर आता। जो भी उसके पुराने दोस्त होते सरायमीर में, उसके बचपन के ज़माने के, वो अपनी फैमिली को लेवा कर आते, अबू सलीम से मुलाकात करवाते। उसी दौरान मैं छोटा था, तो जो
लोग आते उनसे मिलने के लिए, उनके बच्चे होते, उनके बच्चे मिलते। तो साथ में उस वक्त मैंने भी अबू सलीम से हाथ मिलाया था। अब उसके बाद फिर जब हाथ मिलाया तो बाकी उसके बाद फिर नीचे गया। नीचे जो उसकी सीढ़ी थी, स्टेयर, उस पे एक लड़की खड़ी थी जो कि एक वकील थी, स्कर्ट में, ब्लैक स्कर्ट, ब्लैक कोट, बाल उसके लंबे, पूरे स्ट्रेट बाल। उसके मोबाइल की जो, उसका मोबाइल का जो डिस्प्ले था उस पर अबू सलीम की तस्वीर लगी हुई थी। वहीं मोहल्ले के, अबू सलीम के मोहल्ले के कुछ लड़के, मैं वहाँ पर खड़ा था, लोग उसे देख रहे थे क्योंकि उसके मोबाइल पे अबू सलीम की तस्वीर थी, लोगों को नज़र आ चुकी थी। अब कुछ लड़के उनसे बात करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच वो बताती, वो कहती है कि मैं अबू सलीम से प्यार करती हूँ और हम लोग शादी करने वाले हैं। जबकि वो ये भी बताती है कि वो उससे शादी करने वाली है, लेकिन अबू सलीम उससे पहले से भी उसका रिश्तेदार है। अब उसके बाद, उसी के बाद ये खबर फैलती है कि जब अबू सलीम अपनी माँ के इंतकाल के बाद जब घर आया, तो उसके बाद जब वो ट्रेन से वापस जा रहा था, तो वापस जाते वक्त रास्ते में उसने किसी लड़की से शादी कर ली। तो मेरे नज़रिए में तो वो वही लड़की है। अब वो शादी की कि नहीं की, उसका जवाब ये कि जो लड़की थी, उसकी वकील जो कि इंटरव्यू देते हुए उसने बताया था कि असल में उस ट्रेन में कोई भी शादी नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि उसको बदनाम किया गया, अब उस लड़की से कोई शादी करने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो खुदकुशी कर ले या तो फिर वो अबू सलीम से शादी कर ले। इसके लिए वो लड़की ने अपने वकील के जरिए अदालत में ये अपील भी दायर की कि वो अबू सलीम से शादी करना चाहती है, क्योंकि या तो वो अबू सलीम से शादी कर सकती है या तो सुसाइड कर सकती है। ये मामला आया, जिसके जवाब में अबू सलीम ने भी एक चिट्ठी लिखी। उसने जवाब दिया कि जो भी उसकी बदनामी हुई मेरे नाम की वजह से, उसके लिए तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ इस वजह से कि मैं उसे अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। ये बाकायदा अबू सलीम का जवाब है, अदालत में पेश किया गया। तो ये थे अबू सलीम की लव स्टोरी की कहानी। 3 लड़कियाँ जिसके साथ अबू सलीम का रिलेशन कायम रहता है, फिर किसी से छूटता है, दूसरे से बनता है। ये तीसरे जो मामले सामने आते हैं, इस तीसरे मामले का कुछ गवाह शायद मैं भी हूँ। और सरायमीर में अबू सलीम का कोई भी ऐसा दबदबा, कोई भी ऐसा रोब सरायमीर वासियों के लिए नहीं। सरायमीर के लोग सिर्फ डॉन जो कि फिल्म में दिखाया गया था, डॉन की छवि जो कि फिल्मों में दिखाई जाती थी, उस वजह से अबू सलीम को देखने के लिए सरायमीर के लोग, सरायमीर के बच्चे जाया करते थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बड़ी होती है, समझदारी उनके अंदर आती है, तो उनको यह समझ में आता है कि शायद उनकी सोच गलत थी और शायद उनमें मैं भी शामिल। जबकि बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग इस तरीके से नहीं थी, बस ये था कि डॉन है, फिल्में देखी गई थी तो उसमें डॉन की अच्छी छवि दिखाई गई थी, उसी तरह से ये बचपना गुजरा। जबकि सरायमीर में कई ऐसी सेलिब्रिटीज़ अभी भी, अबू सलीम को भी सेलिब्रिटी माना जाता है यहाँ, लेकिन ऐसी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ जो कि सरायमीर की, वो हिंदुस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने काम को अंजाम देते हैं और इस सरायमीर का नाम रोशन करते हैं। कई सारी एम्बेसीज में सरायमीर के लोग अपॉइंटेड हैं, कई सारे बड़े बड़े ऐसे मामले में जो कि भारत को ऊपर पहुंचाने के मामले, उसमें सरायमीर के लोग शामिल। ये एक अलग सरायमीर की कहानी जो कि अलग नज़रिए से दर्शाया गया। जबकि अबू सलीम के बारे में कहा जाता है कि अबू सलीम की गैंग कभी नहीं पकड़ाई। उसकी वजह ये थी कि अबू सलीम की कोई गैंग थी ही नहीं, वो कभी अपनी एक प्रॉपर गैंग तैयार किया ही नहीं। वो जब भी उसे कोई काम को अंजाम देना होता, तो जो भी सरायमीर के कुछ बिगड़े हुए लड़के होते, उन्हें वो 5,000 में बुलाता और उसके बाद उससे काम करवाता, फिर उन्हें वापस भेज देता है। अब ये होगा कि सरायमीर में तो क्यों इस तरीके के लड़के मिल जाते हैं, तो आपको हर जगह ऐसे लड़के मिल जाएंगे जो कि कुछ पैसों के एवज में कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो इसमें खास करके सरायमीर की बदनामी का कोई मामला नहीं। इस तरह से बॉलीवुड में जाने वाला एक लड़का जिसकी ख्वाहिश बॉलीवुड में चॉकलेटी हीरो बनने की थी, वो अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाता है। उसके बाद फिर उसका इस तरीके से मामला देखने को मिलता है। कुछ लोग उसे मसीहा बताते हैं, कुछ लोग उसे अंडरवर्ल्ड डॉन, कुछ आतंकवादी। लोगों का अपना अपना नज़रिया है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।